हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम एमपी सेट के लिए, जो कि हमारे 27 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम आदिकाल के टॉप क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसका दूसरा पार्ट लाई हूँ, जिसमें कि हम आगे के आधे घंटे में कोशिश करेंगे 30 मिनट में हम 30 से 40 क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, आप एमपी सेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वो क्लास जाके देखिए, ताकि आपके लिए वो थोड़ी सी हेल्पफुल रहे। ठीक है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो एमपी सेट के या किसी भी सेट के दृष्टि से थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है सबसे पहला आज का, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन से कथन उद्धृत किए हैं। आप सबको पता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें कौन सी जो कथन है, उन्होंने कौन से कथन उनकी पुस्तक में मिलते हैं, ये हमसे ऑप्शन में पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं फिर। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ये, जी हाँ, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट, पहली बात तो ये कि आपसे ये भी हो सकता है पहला ही कथन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसकी कथन है। तो आप अगर यहाँ सॉल्व किए रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, वर्गीकरण के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो इसको आप याद रखना है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। तो हमारा ये दोनों हो गया। ठीक, आगे है रीतिकार के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिया है। ये हमारा कथन गलत है। ठीक है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। ये आप देखेंगे, ये जो तीनों कथन है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी की है। वो स्टार्टिंग का जो भूमिका वाला पार्ट है, जिसमें उन्होंने मतलब कि भूमिकाएं लिखी हैं, या फिर जो प्रकरण स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग की आप 5 से 6 पेज देखेंगे ना, उसमें आपको ये तीनों कथन मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनकी बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप हिंदी क्षेत्र के अगर स्टूडेंट है तो। अब है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये भी गलत है हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निखर कर आया है। ये किसका मत है, ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो हमारा पृथ्वीराज रासो है, जैसे कुछ विद्वान उसको क्या प्रमाणिक मानते हैं, अप्रमाणिक कौन मानते हैं, इसको भी मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगी। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना कि प्रमाणिक अप्रमाणिक वाले से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हुआ। आगे देखो, आदिकाल के नाम और उनके प्रस्तोता असंगत है। इसमें हमें असंगत बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल सही। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, चारण काल ही नाम देते हैं। संधि एवं चारण काल किसने नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। राहुल सांकृत्यायन ने क्या दिया था नाम, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। हमें देखो नीचे तक बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें वहीं पे पता चल गया है ना। अब आगे क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे साहित्य के इतिहास में गलत और बेबुनियाद बात चल पड़ी है कि लौकिक प्रेम कथाओं को आश्रय करके धर्म भावनाओं का उपदेश देने का कार्य सूफी कवियों ने आरंभ किया था। बौद्ध, ब्राह्मणों और जैनों के
अनेक आचार्यों ने नैतिक और धार्मिक उपदेश देने के लिए लोक कथानकों का आश्रय लिया था। किनका कथन है? तो ये है बहुत ही प्रसिद्ध जो आचार्य हुए वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, किसका मत है ये? तो ये कहते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात आदिकाल की किस प्रकरण में किया? देखो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा कथन कौन से प्रकरण में कहा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल में रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने प्रकरण कर रखे हैं, कितने हैं। सबसे पहला जो प्रकरण आता है हमारा प्रकरण 1, यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी पर मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा सामान्य परिचय। क्या है? सामान्य परिचय। ठीक है। प्रकरण 2 है हमारा अपभ्रंश काव्य। क्या है हमारा प्रकरण 2? अपभ्रंश काव्य। और हमारा जो प्रकरण 3 आ जाता है वो है देश भाषा काल या वीर गाथा काल। देश भाषा और वीर गाथा किसमें है? प्रकरण 3 में। प्रकरण 4 में आता है हमारा फुटकल रचनाएं। क्या आती है हमारी? फुटकल रचनाएं, और वो किस में आती हैं? तो प्रकरण 4 में। तो आप ये की चीज़ ये याद कर लो। ओके, आगे आगे बढ़ो। आगे है रचना और भाषा सुमेलित नहीं है। हमें कुछ रचनाएं हैं उनकी भाषाएं देखने। देखो चर्या गीत क्या है? संध्याभाष। सही है। संदेश रासक अपभ्रंश में लिखी गई है। विद्यापति पदावली अवहट में नहीं लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर मैथिली में है। खुसरो की पहेलियां खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो के संदर्भ में सत्य कथन को चुनिए। अब अमीर खुसरो के लिए जो कथन है उनमें से क्या सही है हमें वो देखना है। बोलचाल की भाषा को लेकर खुसरो का ध्यान कबीर की अपेक्षा कम था, ये गलत है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वो कम नहीं अधिक कहते हैं, ये अधिक शब्द आएगा यहाँ। और ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है कथन। ठीक है, आगे देखो। ये वे फारसी के श्रेष्ठ कवि थे और उनका दावा था कि वह फारसी कवि जामी के समकक्ष थे, ये सही है। उनके काव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, ये भी सही। आपको याद रखना है कि किसके काव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, तो वो थे हमारे अमीर खुसरो जी। ठीक है, वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। ये रामचंद्र शुक्ल की बुक में रामचंद्र शुक्ल जी ने जो अमीर खुसरो के बारे में कहा है वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, खुसरो की गीतों और दोहों की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, ये क्या है? सही नहीं है। ठीक है, आगे देखो। काशी कौशल नरेश महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने राजकुमारों के शिक्षार्थ किस ग्रंथ का प्रणयन 12वीं शताब्दी में किया था? तो वो था हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, काव्य पंक्ति और कवि असंगत है। कुछ पंक्तियां दी हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें उनके जो कवि हैं वो देखना है कि सही है कि गलत है। देखो, जो जड़ सासड़ भाष्य सो मई कहे उसारू, तो ये है किसकी? देवसेन की है। किसकी है? देवसेन। देवसेन का मैं कहूँगी ये वाली पंक्ति आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है ये। अंजन माहि निरंजन भेड़या तिल मुख भेटिया तेलम, ये सरहपा की नहीं है। उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, ये अमीर खुसरो जी की। और यंत्री का लड़बड़ा जिम्बा का फोहड़ा, ये है गोरखनाथ का। और अस्त्रीय जन्म काय दीधव महेश, अवर जन्म धारे घड़ा नरेश, ये। और ये किसकी है? तो ये है हमारे बीसल देव रासो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ कहाँ? यहाँ, हाँ। आचार्य शुक्ल ने किस आदिकालीन कवि के संदर्भ में कहा कि ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे? तो ये कहा है उन्होंने हेमचंद्र के बारे में। ठीक है, कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं। आजगू कवि रेवंत गिरिराज, विनय चंद सूरी, नेमिनाथ चौपई, जिंदत सूरी का उपदेश रसायन रास है। धनपाल, धसन नहीं, ये धनपाल है। ठीक है, धनपाल। भविष्य कहा है हेमचंद की कुमारपाल चरित, तो ये पहला एक। आजगू कवि की रेवंत गिरिराज नहीं है।
निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो की वर्णन शैली और काव्य सौंदर्य रीच कर इसके लगभग 30,000 शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो वो हैं हमारे कर्नल टॉडी। ये थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। सत्य कथन को चुनिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये कथन कोटेशन बिल्कुल सही है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, ठीक है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन राजा सिद्धराज के समय में लिखा गया व्याकरण ग्रंथ था, जिसे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है। देखो अभी हमें एक चीज़ पता चलती है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन क्या है? सबसे पहले तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। दूसरा इसमें क्या है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश मिलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आगे है रत्नाकर जोपम तथा कथा नामक पुस्तक सिद्धों की परंपरा में वर्णित पुस्तक है। ये भी ठीक है। गोरखनाथ में रत्नाकर जोपम कथा के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। ये गलत है, ठीक है। देखो अगला क्या है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली है और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस आदिकालीन कवि के संदर्भ में कहा है? तो ये कहा है गोरखनाथ के लिए। क्या कहा है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ के लिए, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो निम्न में से किस विद्वान का मानना था कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की थी? तो वो है नरोत्तम दास स्वामी जी, ठीक है, नरोत्तम दास स्वामी जी। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छे से। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लिए किसने कहा है? किसका मत है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। आगे है आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों का विकास होता दिखाई देता है जो भक्ति काल में रामचरितमानस एवं पद्मावत जैसे महाकाव्य में नए रूपों में समृद्ध हुई है। देखो आदिकालीन हिंदी साहित्य में धार्मिक कथाओं और ऐतिहासिक चरित्रों की उन प्रवृत्तियों का विकास होता है दिखाई देता है जो भक्ति काल के रामचरितमानस एवं पद्मावत जैसे महाकाव्य में नए रूपों में समृद्ध हुई है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये कथन। वस्तुतः आदिकालीन जैन साहित्य, रासो साहित्य तथा लोक काव्यों की वे प्रवृत्तियां ही जो नारी और युद्ध पर आधारित थी भक्ति का आवरण ओढ़कर आगे बढ़ी। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। तो एक बार ये दोनों कोटेशन याद कर लेना। निम्न में से किस विद्वान का मानना था कि चंद्र ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर मुक्तक रूप में रासों की रचना की? तो ये एक मानना था नरोत्तम दास स्वामी जी का, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, यह न श्रृंगार गाथा है न वीर गाथा और न उसका मिश्रण। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्य आत्मक त्रासदी है। बच्चन सिंह ने यह कथन किस पुस्तक के संदर्भ में कहा? तो ये पृथ्वीराज रासो। आपको पता है पृथ्वीराज रासो के लिए कुछ मत है। कुछ लोग इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ये इसको जाली ग्रंथ बताते हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है बिल्कुल ही जाली ग्रंथ है, ठीक है, याद रहेगा। मैथिली की मिठास लोग दोनों का समावेशन तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय और कल भी रहेगी। और ये कथन कहते हैं हमारे बच्चन सिंह जी विद्यापति की पदावली के लिए, ठीक है। वसंत विलास के संदर्भ में किस विद्वान की उक्ति है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है? तो ये माता प्रसाद गुप्त जी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा? आदिकालीन छंद और शैली प्रयोग के संदर्भ में सत्य, ये छोड़ो, ये इतना सही नहीं है,
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एमपी सेट के लिए। आगे देखो, परमाल रासों के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। आल्हा खंड परमाल रासों का ही एक अंश है जिसमें आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। देखो अब क्या है ना कि हमारा जो आदिकाल में जितने भी ये जो रासो ग्रंथ है, आदि वो बीसल देव, पृथ्वीराज या फिर आल्हा खंड, ये जितने भी हैं ना, इनके नायक और नायिका आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से मतलब कि ग्रंथ की नायिका कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको होमवर्क क्या है आपका, ये है कि आपको जितने आदिकाल में जितने भी राजो ग्रंथ हुए हैं उन सभी के आपको नायक नायिका याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखो, सुनीति कुमार चटर्जी ने निम्न में से किस पुस्तक का संपादन किया था? तो वो थे वर्ण रत्नाकर का। किसने किया है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउरकेला के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको डैश की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो ये ढोला मारूरा दूहा के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? ढोला मारूरा दूहा के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना कि ढोला मारूरा दूहा के बारे में क्या है। ठीक है, एक मिनट है, मैं ढोला मारूरा दूहा के बारे में थोड़ा सा बता दूं क्या? रुको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले इनके जो रचयिता हैं वो कौन है? रचयिता हैं हमारे कल्लोल कवि। कौन है? कल्लोल कवि। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी कि ये 11वीं शती का ग्रंथ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो रामकुमार ढोला और राजकुमारी मारवड़ी की कथा है। राजकुमार कौन है? ढोला। राजकुमारी कौन है? मारवड़ी। मैं दूसरा कलर ले लूँ क्या, जो दिखे आपको क्लियर? एक सेकेंड ना, हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, मारवड़ी की कथा है। ठीक है, इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। किसके किसके? हेमचंद्र और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाथ साहित्य के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना में बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। सही। बौद्ध सिद्ध निरीश्वरवादी थे जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। बिल्कुल सही है ये भी। नाथ आचार्य ने वेद शास्त्र का अध्ययन को व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति श्रद्धा प्रकट की थी। ये गलत हो गया। ठीक है, नाथ आचार्य ने पिंड ब्राह्मणवाद की परिकल्पना की जिसके अनुसार पिंड में ही ब्रह्मांड है। ये भी ठीक है। बौद्ध सिद्ध की तरह इन्होंने भी जाति पाति और तीर्थाटन का समर्थन किया। बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे जो है हमारा क्वेश्चन वो है, साहित्य को शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं देते हुए भी हिंदी साहित्य में उनका वर्णन किया है। सरापा के समय 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना की कोई परंपरा नहीं मिलती है। सही। क्वेश्चन आधा पढ़ा मैंने। देखो, किन कारणों के आधार पर शुक्ल जी ने सिद्ध और नाथ साहित्य को शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं देते हुए भी हिंदी साहित्य में उनका वर्णन? देखो, अब इतना आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी हैं, कुछ ग्रंथों को क्या कहते हैं, वो सिद्ध और नाथ साहित्य में उनका क्या करते हैं, उनका मतलब नहीं बताते कि उनका स्थान नहीं है, वो उससे अलग हैं ऐसा करके। ठीक है, पर उन्होंने उसको हिंदी साहित्य में रखा है। वो तो वही है कि सरापा के समय से क्या रीज़न है उसका। सरापा के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना की कोई परंपरा नहीं मिलती है। अपभ्रंश की विरासत जिस भाषा में हिंदी को प्राप्त हुई उस मात्रा में न गुजराती को मिली न बंगला को। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य है। ये हो जाएगा 3। इन दोनों वर्गों की रचनाएं के द्वारा हिंदी साहित्य में सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा की नींव पड़ी।
जिसका विकसित रूप हम संत काव्य में देखते हैं। ये दो कारण हैं जिनकी वजह से उन्होंने क्या कहा, कुछ ग्रंथों को क्या उसमें नहीं रखा है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्न में से किस रचना की भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश है। तो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश है किस किस की, प्रबंध चिंतामणि की है, संदेश रासय की है और प्राकृत पेंगलम की है। तो आप देखो इन तीनों की क्या है, इनकी जो भाषा है वो देख। मैं आपको ना एक मिनट, हाँ ये इस स्लाइड पे मैं आपको एक क्या करती हूँ कि कुछ थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ। देखो सबसे पहले कुछ ग्रंथ बता देती हूँ मैं। कुवलय माला कथा किसकी है, कुवलय माला कथा किसकी है, तो ये है उद्यतन सूरी की, उद्यतन सूरी। ठीक है, राउल वेल किसकी है, राउल वेल है हमारी रोड कवि की, किसकी है, रोड कवि की। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा की। मैं थोड़े से ग्रंथ जो थे महत्वपूर्ण उनके बारे में आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ नहीं रखे हैं बट रिवाइज कर लो। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी हो गई, तो वो हो गई हमारी दामोदर शर्मा। और हमारी वर्ण रत्नाकर किसकी है, तो वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। और सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या किया है, इसका संपादन किया है। संपादन याद रखना किसने किया है, सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो महत्वपूर्ण लौकिक साहित्य था उसमें जो ग्रंथ था वो क्या था, ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। अभी मैंने आपको इसके नायक नायिका बताया और ये कल्लोल कवि की है। और जो हमारी वसंत विलास है, अभी वसंत विलास से क्वेश्चन था ना, इनके जो रचनाकार है उनका वो कहते हैं कि वो अज्ञात है, पता नहीं, अभी पता नहीं कि किसने लिखा था। ठीक है, और विद्यापति की पदावली में क्या एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है क्या, रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। रुको मैं लिख देती हूँ, क्या है, विद्यापति की पदावली के लिए रामवृक्ष बेनीपुरी आप साथ साथ लिख लो क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे लिखा नहीं जाता इसमें। ठीक है, विद्यापति की पदावलियों जीव और परमात्मा, जीव और परमात्मा के बीच की कड़ी के संबंध, मतलब संबंध का रूपक माना है परमात्मा। ठीक है, इनके संबंध का रूपक माना है किसने, तो वो हो जाते हैं हमारे विद्यापति की पदावली में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अब देखो एक चीज़ क्या है, बच्चन सिंह ने क्या जातीय कवि किसको कहा है, तो वो कहा है विद्यापति जी को। ठीक है, और निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। ये चीज़ कुछ है, कोटेशन आप लिख लो। ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ठीक है, उसके बाद निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस में के सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, और विद्यापति के जो अलग अलग नाम है वो कौन कौन से उनके उपनाम हैं, मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनय जयदेव कहा जाता है, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधन, पंचानन, ये सारी उपाधियां उनको मिली हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना है और किसने अप्रमाणिक माना है। तो आप उसको पता है क्या करो, एक ऐसे टेबल बना लो, इस तरह से, इसमें बनेगा नहीं पर मैं बता रही हूँ। यहाँ लिख लो प्रमाणिक, यहाँ लिख लो अर्ध प्रमाणिक और यहाँ लिख लो अप्रमाणिक। ठीक है, तो प्रमाणिक में जो सबसे पहले आएंगे हमारे मिश्र बंधु होंगे, श्याम सुंदर दास होंगे, मोहनलाल होंगे, मोहनलाल विष्णु पांड्या और कर्नल टॉड। कौन होंगे, कर्नल टॉड। और वहीं अर्ध प्रमाणिक जो मानते हैं वो है मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है, अप्रमाणिक में है डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर ओझा। ठीक है, ये नाम आप याद कर लो।
और ये क्या याद रखना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को वहीं पर जाली ग्रंथ भी कहा है। ठीक है, और आदिकाल में क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हिंदी के प्रथम कवि के बारे में भी है, थोड़ा सा देख लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। ठीक है, हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो किसने, पुष्पदंत को किसने माना है, तो वो मानते हैं शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत या पुंड को। शालिभद्र सूरी को किसने माना है, तो शालिभद्र को माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र। ठीक है, स्वयंभू को किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने। और सरहपा को किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। अब्दुल रहमान को मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप ये याद कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा। ठीक है, आदिकाल का नामकरण बाकी इम्पॉर्टेंट था आदिकाल से, वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, आपको ग्रंथ के बारे में मैंने बता दिए। अब आप बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, इन सबको एक बार है ना थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में हम मिलेंगे भक्ति काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक रख लेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भक्ति काल के आपको टॉपिक करने हैं, ऐसे टॉपिक करके उसका रिवाइज करना है, या फिर आपको क्वेश्चंस के थ्रू करना है रिवीजन। ठीक है, तो जैसा भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।